हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग कक्षा 12 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट को पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा हुआ है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर के आप उन पार्ट्स को देख सकते हो। अगर आप उन पार्ट्स को देखने के बाद इस वाले पार्ट को देखने आओगे तो आपको यहाँ पर समझाई जाने वाली चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग बात करने वाले हैं कुछ आंकिक प्रश्न के बारे में। तो इस समय आपके सामने एक आंकिक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, किसी यौगिक में परमाणु X तथा Y मिलकर घनीय संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणु X घन के कोनों पर स्थित है, जबकि परमाणु Y कहाँ स्थित है भैया? फलक के केंद्रों पर स्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? यानी हमें क्या निकालना है? यौगिक का सूत्र निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक यौगिक है जो कि X और Y से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। उसकी संरचना कैसी है? घनीय संरचना है। और कह रहा है कि X आपका घन के कोनों पर स्थित है और Y कहाँ स्थित है? फलक के केंद्रों पर। अर्थात देखा जाए तो यह संरचना किसकी है? यह संरचना भैया आपकी है FCC की। FCC का मतलब क्या? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि फलक केंद्रित घनीय संरचना है यह, ठीक है ना। और इसमें हमें क्या पता लगाना है? सूत्र पता लगाना है, यौगिक का सूत्र। तो सूत्र का मतलब यह है, हमें यह पता लगाना है कि एक इकाई सेल में कितने आपके X परमाणु होंगे, कितने Y परमाणु होंगे। सबसे पहले यह पता लगाएं। ओके, तो अगर मैं प्रति इकाई सेल की बात करूं भैया, प्रति इकाई सेल में, प्रति इकाई सेल में का मतलब क्या है? एक इकाई सेल में। अगर मैं किसी एक इकाई सेल में X परमाणुओं की संख्या की बात करूं तो कितना हो जाएगा? X परमाणुओं की संख्या। भैया X परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? देखो ध्यान से। कह रहा है X परमाणु कहाँ स्थित है? घन के कोनों पर स्थित है। आप सभी लोग जानते हो घन के कोने कितने होते हैं? 8 घन के कोने होते हैं और घटक कण 8 घन के कोनों पर 8 घटक कण स्थित होते हैं। यानी 8 कोने हैं और इन पर कितने कण स्थित होते हैं? कण इन पर स्थित होते हैं 8 कण। और आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एक कण का एक इकाई सेल में योगदान कितना होता है? 1/8। और हमें क्या करना है? परमाणुओं की कुल संख्या पता लगानी है। तो कैसे पता लगाएंगे? एक कण का योगदान कितना है? 1/8। ओके, और उसके अलावा कितने टोटल कण हैं? 8 कण हैं। तो 1 गुणे 1/8 दिखेगा। 1/8 गुणे कितना हो जाएगा? गुणे हो जाएगा 8। ओके, अर्थात अगर यहां से मैं कैंसिल आउट करूं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी 1। मतलब अगर किसी में एक इकाई सेल की बात करूं तो उसमें X परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1/8 गुणे 8 बराबर 1। ओके, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है जबकि परमाणु Y फलक के केंद्रों पर स्थित है। ओके, तो अगर मैं बात करूं Y परमाणुओं की संख्या की, Y परमाणुओं की संख्या की, तो Y कहाँ स्थित है? फलक के केंद्रों पर। और आप सभी लोग जानते हो कि घनीय संरचना में फलक कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 फलकों पर कितने आपके स्थित होंगे? कण। 6 घटक कण स्थित होंगे। और आप सभी लोग जानते हो जब कोई भी कण फलक के केंद्र पर स्थित होता है तो वह कण एक इकाई सेल में कितना योगदान देता है? एक इकाई सेल में 1/2 योगदान देता है। एक इकाई सेल में कितना योगदान देता है? 1/2 योगदान देता है। टोटल कण कितने हैं भैया? 6। तो 1/2 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट करोगे वैल्यू आएगी कितनी? 3। यानी अगर मैं एक इकाई सेल की बात करूं तो एक इकाई सेल में आपके X परमाणुओं की संख्या कितनी है? X परमाणुओं की संख्या है 1। और Y परमाणुओं की संख्या कितनी है? Y परमाणुओं की संख्या है भैया आपकी 3। तो अगर मैं यहां से यौगिक के सूत्र की बात करूं तो क्या आ जाएगा? अतः यौगिक का
सूत्र बराबर क्या आ जाएगा, x के कितने हैं भैया, x का 1 है, y के कितने हैं, y के 3 है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा xy3। अब x के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यौगिक का सूत्र आ जाएगा आपका xy3। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देखो, आपसे न्यूमेरिकल किस तरीके से पूछ सकता है, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया हुआ है। पहला न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि घटक कणों की संख्या के आधार पर पूछेगा, जैसे यही क्वेश्चन है, सपोज करिए यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके आगे दे दे इस यौगिक का सूत्र क्या होगा तथा इस यौगिक के इकाई सेल में उपस्थित कणों की कुल संख्या बताओ। अगर उसने पूछ लिया कणों की कुल संख्या, तो कणों की कुल संख्या भी आप यहां से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी। देखो भैया, अगर मैं बात करूं किसकी, कणों की कुल संख्या, कणों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 1 आपका x का स्थित है, 3 आपके y के स्थित है, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 3 मतलब 4। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको दे देगा कि ये संरचना आपकी घनीय संरचना है, बता देगा काय केंद्रित है कि फलक केंद्रित है। फिर आपसे पूछ सकता है, या तो कहेगा यौगिक का सूत्र बताओ, ठीक, या फिर कहेगा आपसे उपस्थित कुल कणों की संख्या बताओ। ओके ना। और आपको इन दोनों केसेस में करना क्या है, प्रत्येक इकाई सेल में आपको निकालना है जो भी दिया हो, जैसे यहाँ पर x और y दिया है, हमें निकालना है x परमाणुओं की संख्या कितनी आ गई, 1 आ गई, y की निकाल लिया कितनी आ गई, 3 आ गई। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x 1 है इसीलिए x1 y3, 1 है तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं, मतलब फॉर्मूला क्या आ गया, xy3। टोटल अगर कणों की कुल संख्या पूछ ले तो 1 + 3 मतलब 4। ओके, समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब हम लोग अपने दूसरे आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक फलक केंद्रित घनीय तत्व परमाणु भार बराबर 60 में सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है। क्या है, सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, इसका घनत्व क्या होगा। अर्थात इस क्वेश्चन में हम लोगों को घनत्व निकालना है कि घनत्व क्या होगा। और आप सभी लोगों को पता है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने घनत्व के लिए फॉर्मूले को डेरिवेट किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जा करके आप उस क्लास को देख लें, उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ, क्योंकि यह फार्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही डेरिवेट किया था। ओके, देखो भैया क्वेश्चन को देखो ढंग से, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अगर मैं हल की बात करूं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया हुआ है एक फलक केंद्रित घनीय तत्व, यानी हमारा जो तत्व है वो कैसा है, वह है फलक केंद्रित घनीय। मीन्स क्या, तत्व कैसा है, तत्व आपका फलक केंद्रित घनीय है। तत्व आपका कैसा है, फलक केंद्रित घनीय है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि फलक केंद्रित घनीय तत्व के लिए z का मान कितना होता है भैया, z का मान कितना होता है, z का मान होता है 4, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें क्या होता है, 8 घटक कण 8 कोनों पर, उसके अलावा 6 घटक कण 6 फलकों के केंद्रों पर स्थित होते हैं। और अगर उससे हम लोग प्रभावी या यूं कहें कि कुल, प्रभावी की बात करें या कहें कुल, तो कुल घटक कणों की संख्या कितनी आती है, 4। ओके ना, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो भैया क्वेश्चन में आगे बढ़ो, क्या कह रहा है, कह रहा है जिसका परमाणु भार 60 है, यानी एक फलक केंद्रित घनीय तत्व है जिसका परमाणु भार 60 है। मैंने बताया था आप सभी को परमाणु भार क्या होता है, मोलर द्रव्यमान होता है। मतलब क्या, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है कैपिटल M की, कितनी है 60। 60 का मतलब क्या, 60 का मतलब 60 ग्राम प्रति मोल। ओके, 60 ग्राम प्रति मोल, ठीक है भैया। उसके अलावा देखो किनारों की लंबाई, कह रहा है परमाणु भार 60 है, इसके इकाई सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है, यानी इकाई सेल के किनारों की लंबाई 400 पिकोमीटर है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, मतलब दिया हुआ है ए बराबर कितना है 400 पिकोमीटर।
400 पिकोमीटर। और अगर मैं इस पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या वैल्यू आएगी, देखिएगा आ जाएगी आपकी 400 गुणे 10 की घात माइनस का 10 सेंटीमीटर। यानी एक पिकोमीटर बराबर कितना होता है, 10 की घात माइनस का 10 सेंटीमीटर। और यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट करूँ कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात कितना माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हो गई ए की। ठीक है, इसके अलावा देखो क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है घनत्व। घनत्व का मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्मॉल डी बराबर क्या होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके जरिए हमें निकालना है स्मॉल डी। स्मॉल डी का मतलब घनत्व। ओके, अब देखो भैया लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, घनत्व निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, देखिएगा फॉर्मूला है D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na, जहां पर आपका Na क्या है, Na है आपका अवागाद्रो संख्या जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, यहां पर अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, Z की वैल्यू कितनी है भैया 4 है, 4 गुणे M की वैल्यू कितनी है 60 है। ओके, ए क्यूब की बात करें तो मतलब क्या हो जाएगा, जितना ए दिया हुआ है इस ए का क्या करें हम लोग क्यूब निकाल लें। अगर इस ए का क्यूब निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 की घात माइनस 8, ठीक है ना, और इसका क्या क्यूब और गुणे Na का मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। तो देखो क्या आया, डी बराबर आया 4 गुणे 60 डिवाइडेड बाई कितना 4 गुणे 10 की घात माइनस 8 का होल क्यूब गुणे 6.02 गुणे 10 की घात 23। ओके, इतना आया। और अगर आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो एट द एंड आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको 6.23 ग्राम ओके सेंटीमीटर की पावर -3, यानी ग्राम सेंटीमीटर की पावर -3। ये क्या है वैल्यू, ये है वैल्यू आपकी डी की, यानी डी मतलब घनत्व आपका आ जाएगा 6.23 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखिएगा अगर फिर से क्वेश्चन कह रहा है एक फलक केंद्रित घनीय तत्व, यानी तत्व हमारा कैसा है, तत्व है फलक केंद्रित। फलक केंद्रित है तो z बराबर कितना आ जाएगा, z बराबर आ जाएगा 4, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। परमाणु भार 60 दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, वैल्यू दी है आपके कैपिटल M की। कैपिटल M बराबर कितना हो गया 60 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद कह रहा है कि सेल के किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई का मतलब क्या होता है, कोर की लंबाई, कोर की लंबाई का मतलब ए बराबर कितना है 400 पिकोमीटर। ओके, और हम क्या करेंगे पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, हो जाएगा 4 गुणे 10 की घात -8 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, और डी हम लोगों को निकालना है जो कि है घनत्व। फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, है D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा D इज इक्वल टू 6.23 ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर -3। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग अपने अगले आंकिक प्रश्न की बात करेंगे। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है एक तत्व BCC संरचना में उपस्थित है, इसके सेल के किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है। यदि इसका घनत्व 8 ग्राम इंटू सेंटीमीटर की पावर -3 है तो तत्व के परमाणु भार की गणना कीजिए। यानी यहाँ पर हमको घनत्व दिया गया है, परमाणु भार क्या करना है, निकालना है। तो अगर मैं हल की बात करूँ, सबसे पहले देखो प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न में देखो क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है कि जो तत्व की संरचना है, क्या तत्व की जो संरचना है वह कैसी है, वह है BCC।
तत्व की संरचना कैसी है, BCC। और BCC का मतलब क्या है कि इस तत्व में अगर मैं एक इकाई सेल की बात करूं तो कणों की संख्या कितनी हो जाएगी। BCC में आप लोग अच्छे से जानते हो कि टोटल कणों की संख्या कितनी होती है, कणों की संख्या होती है 2। ओके भैया, कणों की संख्या कितनी होती है 2। उसके अलावा देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है इकाई सेल के किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है। यानी क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है स्मॉल ए कितना है 250 पिकोमीटर। और अगर मैं पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करूं, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा आपका 250 गुणे 10 की घात माइनस का कितना, माइनस का भैया 10 सेंटीमीटर। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 250 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा दिया हुआ है घनत्व। ठीक है, तो डी बराबर देखो कितना दिया हुआ है, डी बराबर 8.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। ठीक है ना भैया। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है परमाणु भार, यानी हमें पता लगाना है m बराबर कितना है ये हमको पता लगाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है तत्व की संरचना है BCC। ठीक, BCC का मतलब क्या, z बराबर हो गया हमारा 2। फिर दिया हुआ है इकाई सेल के किनारों की लंबाई, जिसका मतलब है 250 पिकोमीटर दिया हुआ है। पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, हो जाएगा 250 गुणे 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर। उसके अलावा दिया हुआ है घनत्व, जो कि है 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और हमसे पूछा गया है क्या, हमसे पूछा गया है परमाणु भार, जो कि होता है m। तो m बराबर क्वेश्चन मार्क है, जो कि हमको निकालना है। ठीक है ना भैया। देखो इसको सॉल्व करने के लिए किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, जिस फार्मूले में घनत्व है। और घनत्व का एक फार्मूला हम लोगों को पता है, कौन सा, D इज इक्वल टू कितना, Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA। ठीक है, यहाँ से आप चाहो तो NA की वैल्यू भी लिख सकते हो। NA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिएगा भैया, NA की वैल्यू आप सभी को पता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। ओके, सो ये है हमारा फार्मूला। और इस फार्मूले से हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, निकालनी है वैल्यू m की। तो अगर मैं m के रिस्पेक्ट में इसको बनाऊं तो कैसे हो जाएगा, देखिएगा m के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जो ये वाला टर्म है, ये नीचे वाला टर्म आ जाएगा d के साथ मल्टीप्लाई में, और z आ जाएगा इसके अपॉन में। तो हो जाएगा d इंटू ए क्यूब इंटू NA डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई z। ओके भैया, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू कितनी है भैया 8 है, तो 8 गुणे a क्यूब, a कितना है हमारा 250 गुणे 10 की घात माइनस का 10, 250 गुणे 10 की घात माइनस का 10, और इसका क्या क्यूब, तो इसका होल क्यूब, गुणे Na की वैल्यू कितनी है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। हो जाएगा आपका 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और भैया अगर इसको मैं डिवाइड करूं z से, z कितना है 2, z कितना है 2। तो फाइनली अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आपकी आ जाएगी m बराबर 37.6। m बराबर कितनी वैल्यू आएगी 37.6, जो कि किस में होगी, ग्राम प्रति मोल में। 37.6 ग्राम प्रति मोल। हमें क्या निकालना था, परमाणु भार निकालना था। हमने क्या निकाल लिया, परमाणु भार निकाल लिया। ये वैल्यू किस में है, ये वैल्यू है आपकी ग्राम प्रति मोल में। ओके भैया, देखो
हमने किया क्या, फिर से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया था कि एक तत्व बीसीसी संरचना में उपस्थित है, और आप सभी लोग अच्छे से जानते हो बीसीसी का मतलब z बराबर कितना 2। फिर कहा गया है किनारों की लंबाई 250 पिकोमीटर है, मतलब a बराबर आपका है 250 पिकोमीटर। पिकोमीटर को क्या किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, वैल्यू आ गई 250 गुणे 10 की घात माइनस का 10 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है घनत्व, घनत्व लिख दिया। फिर कह रहा है आपसे परमाणु भार की गणना करो। परमाणु भार का मतलब क्या, हमें निकालना है कैपिटल M। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू Z इंटू कैपिटल M डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू NA। ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लगाया। अब यहाँ से वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है M की, तो M के रिस्पेक्ट में फॉर्मूले को लिख दिया, कुछ ऐसा आ गया। फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी सारी, और उसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर फाइनली आंसर कितना आया, 37.6, जो कि किस में है, ग्राम प्रति मोल में। कितना आंसर आया, 37.6। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के पार्ट में इतना ही, इसके आगे डिस्कस करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो बेल वाला आइकन है उस आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। So okay, thanks for watching.